नमस्कार, मैं राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, अलवर, राजस्थान। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा का आगे अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा की थी, जिनमें हमने प्रमुख प्रवृत्तियों में विलासितापूर्ण जीवन, फिर उसके बाद रीति विवेचन, उसके बाद फिर चमत्कार प्रदर्शन और उसके बाद मुक्तक रचना, इन बिंदुओं पर हमने पिछली कक्षा में चर्चा कर ली है। अब हम आज इससे आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि रीतिकाल में और कौन कौन सी प्रवृत्तियां थी जो उस युग में पाई गई। नंबर 5, श्रृंगारिकता। श्रृंगारिकता अर्थात नाम से ही ये पता चल रहा है कि इसमें श्रृंगार की प्रधानता थी। देखिए, जो श्रृंगार काल नाम भी रीतिकाल का दिया गया है, मिस्र बंधुओं ने इसे श्रृंगार काल नाम भी दिया है और उन्होंने ये नाम इसी आधार पर दिया है कि वो मानते हैं कि इस काल में श्रृंगार रस की घोर प्रवृत्ति पाई जाती थी। घोर प्रवृत्ति अर्थात श्रृंगार की ही प्रधानता रही। श्रृंगार के दो रूप हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, जिसमें भी संयोग श्रृंगार की अधिकता इसमें पाई गई है। इसलिए इस काल का नाम श्रृंगार काल भी उन्होंने दिया है। तो ये श्रृंगारिकता एक इस काल की प्रधान प्रवृत्ति रही है। यदि हम इसे और समझें तो कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। रीतिकाल में जो श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति पाई जाती है, वह कई समीक्षकों ने इस पर टिप्पणी की है, जिसमें मैंने आपको बताया कि मिस्र बंधुओं ने भी टिप्पणी की है। लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में वर्णित जो राधा और कृष्ण की लीलाएं थी, उसमें रीतिकाल में आकर उन्होंने कवियों को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर दिया। इसलिए वो अब यहाँ कृष्ण और राधा न रहकर, भगवान का रूप न रहकर, वो एक नायक नायिका का स्वरूप लेकर श्रृंगार वर्णन के लिए उन्होंने एक भूमिका बना दी इसमें। इसीलिए ये है काल श्रृंगारिक काल भी कहा गया है। कृष्ण भक्ति धारा में जो श्रृंगार रस का जो उज्ज्वल पक्ष था, वो अब इतना ज़्यादा उज्ज्वल नहीं रहा, क्योंकि यहाँ वो एक ईश्वरीय रूप में नहीं है, वो नायक नायिका के रूप में है और जिसमें भोग विलासिता की टिप्पणी भी इसमें कर दी गई है। इसलिए संयोग और वियोग दोनों के आलंबन और उद्दीपन भावों को लेकर इस काल में मुक्तक रचनाएं की गई, जिसमें राधा कृष्ण की विहार लीला को मुख्य विषय बनाया गया और उसमें भी कृष्ण की दान लीला, रास लीला, जल विहार आदि प्रमुखतया चित्रण के रूप में विषय बने। तो हम ये कह सकते हैं कि रीतिकाल में जो श्रृंगारिकता है, वो भी एक प्रधान प्रवृत्ति के रूप में सामने आई है। इसी प्रकार यदि हम एक अन्य प्रवृत्ति के बारे में बात करें तो उसका नाम है बाह्य सौंदर्य। बाह्य सौंदर्य यानी बाहर की सुंदरता। देखिए, काव्य के दो पक्ष हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष को यदि हम उसकी अंतरात्मा मान लें तो कला पक्ष को उसका बाह्य शरीर हम मान सकते हैं। यानी इस काल में जो काव्य का बाह्य सौंदर्य था, उस पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया। आंतरिक सौंदर्य में रस आदि पर टिप्पणी की जाती है, लेकिन इस युग में बाह्य सौंदर्य को ज़्यादा महत्व दिया गया। अर्थात
अपने काव्य में रीतिकालीन कवियों ने नायिका की देह और उसके अवयवों के सौंदर्य वर्णन में सारी शक्ति केंद्रित कर दी। यानी उनका नक्शिक वर्णन करना हर कवि ने अपना धर्म समझ लिया कि नक्शिक वर्णन नहीं किया तो हमारा जो कवि है उसे हम खुश नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने कवि कर्म मान लिया इस चीज़ को। इसलिए अनेक प्रकार के उपमानों के माध्यम से अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करना इस धारा की विशेषता बन गई। नारी का देह और उसका स्थूल मांसल वर्णन कर देना और वो भी अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से बढ़ा चढ़ा कर, तो ये उसकी खास बात यहाँ देखी जा सकती है। तो हम यहाँ बाह्य सौंदर्य की बात कर रहे हैं, तो बाह्य सौंदर्य भी यहाँ पर एक प्रवृत्ति बनकर सामने आई है। तो हम और बता सकते हैं कि रीति काव्य में मानवीय मन के अंतर्द्वंद तथा भीतरी सौंदर्य की सत्ता को स्थान न मिल सका, इसलिए यहाँ प्रकृति का जो वर्णन है वो भी कई रूपों में हुआ है, जिनमें षड ऋतु वर्णन और 12 मासा वर्णन आदि, ये सभी एक तरह से श्रृंगार परक रहे हैं। इन सब में श्रृंगार की भावना निहित है और इसीलिए जो काव्य का जो पक्ष है ये इसका बाह्य सौंदर्य ज़्यादा प्रभावित करता है। तो इस तरह से ये एक अन्य प्रवृत्ति है जो इस युग में पाई जाती है। इसी प्रकार अगली प्रवृत्ति हम देख सकते हैं कि आश्रयदाता की रुचि। यानी इस समय क्या था, राज दरबार था, दरबारी कवि होते थे, वो अपने कवियों को खुश रखना चाहते थे जिससे उनका दरबारी कवि का पद ना छिन पाए, और इसलिए अपने आश्रयदाता की जो रुचि अभिरुचि है उसको वो ध्यान में रखते थे। इसलिए उसको खुश रखने के लिए उसकी प्रशस्ति की जाती थी और राजा को खुश करने के लिए नारी के देह की, उसके आंगिक सौंदर्य का वर्णन भी यहाँ किया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि इस युग में आश्रयदाता की रुचि के बारे में भी रीतिकालीन कवियों ने इस युग में बहुत लिखा है अपने पूरे काव्य में। तो बताया जा सकता है कि इस युग के कवियों के समक्ष आश्रयदाता की रुचि बहुत ही महत्व रखती थी, जो कि एक तरह से प्रधानता रखती थी। जिस कवि या जिस राजा के आश्रय में कवि रहता था उसका सम्मान प्राप्त करने के लिए उसकी इच्छा के अनुसार कवित्व लिखे जाते थे। कि इच्छा के अनुसार अर्थात राजा, यदि आपने सुना होगा कि राज हठ बाल हठ त्रिया हठ, कि राजा ने जो हठ कर लिया तो वो उसको पूरा करके रहता था। इसलिए कोई भी राज दरबारी कवि नहीं चाहता था कि राजा किसी भी पंक्ति से या उसके काव्य से किसी भी तरह से उससे रुष्ट हो और उसे दंड का भागीदार बनना पड़े। इसलिए वो राजा की रुचि के अनुसार ही काव्य की रचना करते थे। इसलिए शासक उस समय प्राय भोग विलास में लिप्त रहते थे, अतः वो श्रृंगार परक रचनाओं का भी ज़्यादा उनको पसंद करते थे। इसलिए उस समय की रचनाएं हैं वो श्रृंगार रचनाओं का उस समय एक तरह से अंबार लग गया था, बाहुल्य हो गया था। लेकिन कुछ कवि ऐसे भी थे उस समय जिन्होंने इससे पार पाते हुए कुछ अन्य रचनाएं भी करी। जैसे शिवाजी, जो अपने आश्रयदाता शिवाजी के शरण में जो रहते थे कवि, उन्होंने इस तरह की भूषण कवि जिन्होंने वीर रस की कविताएं रची उस समय, और वो भोग विलासिता से थोड़ा सा अलग हैं, इसलिए उनका भूषण का जो काव्य है वो
ओज और वीररस का काव्य माना जाता है। वो बहुत ही ओजस्वी व्यक्तित्व के धनी भी माने जाते हैं, इसलिए उन्होंने अपने राजा शिवाजी के लिए बहुत सारा काव्य और वीर रस से संबंधित जो कविताएं हैं उनका अपने काव्य में जिक्र किया है, जो कि ओज और वीर रस से उत्प्रोत कविताएं हैं। इसी प्रकार हम एक अन्य अभिरुचि इस एक अन्य जो प्रवृत्ति है वो देख सकते हैं, वो है संस्कृत का प्रभाव। देखिए, इस काल में संस्कृत का पूरी तरह से प्रभाव रहा। हमने शुरुआत में ही आपको बताया था कि रीति है, ये एक परिपाटी है, प्रथा है, परंपरा है, मार्ग है। ये कौन सी परिपाटी, प्रथा, परंपरा और मार्ग है? ये है संस्कृत काव्य शास्त्र से चला आ रहा है। उस समय लक्षण ग्रंथ लिखे जाते थे और काव्य के अंगों, काव्यांगों पर चर्चा की जाती थी। रस, अलंकार, छंद आदि पर अलग अलग उनके ग्रंथ लिखे गए और इसी पर आधारित जो काव्य है वो पुनः रीति काल में आकर प्रभावी हुआ। इसलिए इस युग के कवियों पर संस्कृत आचार्यों और कवियों का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। अलंकारवादी आचार्यों के उदाहरणों का अक्षरशः अनुकरण तक यहाँ प्राप्त होता है। अक्षर से बिल्कुल हूबहू अनुकरण, नकल, वो यहाँ इस काल में आपको देखने को मिल जाती है। कुछ जो ग्रंथ हैं, उन एक दो ग्रंथों के नाम आपने शायद सुने हों। संस्कृत जिन विद्यार्थियों के पास रही है वो जानते होंगे। अमरू शतक, गाथा सप्तशती आदि भी ये श्रृंगारपरक रचनाओं से इस युग के कवि बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे हैं। तो ये कवि क्या करते थे कि लक्षण ग्रंथों का निर्माण करते थे। दूसरे जो अपने प्राचीन जो संस्कृत के विद्वान आचार्य रहे हैं उनके काव्य का अनुशीलन करते, पठन पाठन करते और उनको पढ़कर देखकर वहाँ से जो बातें उन्होंने सीखी उनको अपने काव्य में ये डाल देते थे। इस तरह से हम रीतिकाल की प्रवृत्तियों पर हमने आज चर्चा की। आज का ये अध्याय आज यहीं समाप्त होता है और इस तरह से आप इसको परीक्षा से पहले दोहरान करते हुए इसे एक प्रश्न के रूप में इसके नोट्स तैयार कर लें और बाकी इसी तरह से हम आगे भी अपनी क्लास जारी रखेंगे। आप इसमें ध्यान से देखते हुए, पढ़ते हुए इनके नोट्स अवश्य तैयार कर लें। सभी को धन्यवाद। जय हिंद।